गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं राहुल देव कुमार। आज बिहार बोर्ड के 10वीं कक्षा का हम लोग पढ़ेंगे इतिहास। इतिहास का पहला अध्याय मैंने लिया है। उस इतिहास का पहला अध्याय का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद पहला अध्याय है। उसके कुछ प्रश्न हैं, जो सभी प्रश्न क्या लिया गया है, वीवीआई प्रश्न हैं, और कुछ ही प्रश्न हैं, सभी प्रश्न वीवीआई हैं। जो भी प्रश्न ज़्यादा वीवीआई स्तर पर होंगे मैं बताते जाऊंगा, आप नोट करते जाइए या स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। पहला क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रवाद क्या है। क्वेश्चन कहता है राष्ट्रवाद क्या है। मैंने पहले हुआ था क्वेश्चन से पहले कि पाठ का नाम ही क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद। क्वेश्चन भी क्या आ गया, राष्ट्रवाद क्या है। उत्तर देखते हैं। कहता है राष्ट्रवाद किसी भी विशेष भौगोलिक, संस्कृति या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच व्याप्त एक भावना है जो उनमें परस्पर प्रेम और एकता को स्थापित करती है। यह भावना आधुनिक विश्व में राजनीतिक पुनर्जागरण परिणाम है। समझ लेते हैं एक बार फिर से। कहता है कि राष्ट्रवाद क्या है, तो राष्ट्रवाद किसी विशेष, यानी किसी विशेष मतलब कोई धर्म देश के अंदर रहने वाले लोगों में जब एकता भावना यानी संस्कृति तरह से, सामाजिक रूप में, संस्कृति रूप में से, भौगोलिक रूप में लोगों के अंदर एक भावना, एक एकता है, देश के प्रति देशभक्ति जागृत हो, उसे ही क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। यानी अपने देश के प्रति देशभक्ति, लोगों में एकता क्या कहलाता है, हमारा राष्ट्रवाद कहलाता है। समझ गए। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन इसी पाठ का है आपका। मेटरनिक युग क्या है। मेटरनिक नहीं पूछ रहे हैं, मेटरनिक युग क्या है। तो ऑस्ट्रेलिया के चांसलर कौन थे। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आता है कि ऑस्ट्रेलिया के चांसलर निम्नलिखित में कौन थे, तो कौन थे, मेटरनिक थे। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के चांसलर कब से कब रहे मेटरनिक, तो याद रखिएगा उसी को मेटरनिक का युग कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में चांसलर कौन रहा, मेटरनिक। कब से कब रहा, 1815 से 1848 तक। इसी के बीच के क्या कहते हैं हम लोग, ऑस्ट्रेलिया के चांसलर यानी मेटरनिक का युग। आगे देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिक के 1815 से 1848 ईस्वी तक के काल को क्या कहा जाता है, मेटरनिक युग कहा जाता है। मेटरनिक निरंकुश, अब थोड़ा मेटरनिक के बारे में जान लेते हैं। मेटरनिक कैसा था। मेटरनिक निरंकुश राजतंत्र में विश्वास रखता था। कैसे में विश्वास रखता था, राजतंत्र में। तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सैनिक तंत्र, राजतंत्र और प्रजातंत्र। तो वो किस तंत्र में विश्वास रखते थे, राजतंत्र में। राजतंत्र में विश्वास रखता था और क्रांति का घोर विरोधी था। क्रांति का कैसा था, विरोध करता था। वह क्रांति का कट्टर शत्रु था तथा क्रांति विरोधी भावनाओं का समर्थन करता था। जो व्यक्ति ऐसे भावना रखते थे, जो क्रांति नहीं चाहते थे, उसका समर्थन भी करता था। वह राजा के दैविक अधिकारों में क्या रखता था, विश्वास रखता था। थोड़ा सा अजीब था, राजा के दैविक अधिकारों में विश्वास रखता था। समझ गए उत्तर। अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि मेजनी कौन था। पाठ पढ़े हैं, पाठ पढ़ने में समझ में आया होगा कि मेजनी कौन है, मेटरनिक कौन है। मेजनी और मेटरनिक में दोनों में अंतर है, ठीक है। तो अब क्या क्वेश्चन कहता है कि मेजनी कौन था। उत्तर देखते हैं। कहता है मेजनी इटली में राष्ट्रवादियों के गुप्त दल, कौन सा दल, कार्बोनरी गुप्त दल था। कहाँ पर, मेजनी में एक गुप्त दल का निर्माण किया गया था। क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव आता है कभी कभी कि कार्बोनरी का सदस्य निम्नलिखित में कौन था, तो कौन था, हमारा मेजनी था। तो गुप्त दल के सदस्य था। वह सेनापति होने के साथ साथ, और भी क्या था, सेनापति था। सेनापति के होने के साथ साथ गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था तथा वो साहित्यकार भी था। साहित्यकार, साहित्य के विषय से भी वो बिलोंग करता था। 1830 ईस्वी में नागरिक आंदोलन द्वारा उसने उत्तरी और मध्य इटली को एकत्रित कर गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया। मतलब मिला करके क्या करने की कोशिश किया, गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया, किंतु वो क्या हुआ, असफल रहने पर उसे इटली से पलायन करना पड़ा। पलायन का मतलब क्या होता है, पलायन का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह जाना।
जाना पड़ा 1845 ईस्वी में मेटरनिक की पराजय के बाद मेजनी पुनः इटली आया। कब? याद रखिएगा एक क्वेश्चन और यहाँ बन जाता है किसका? 1845 ईस्वी में किसका? मेटरनिक की पराजय के बाद। मेटरनिक कब पराजय हुआ था? तो 1845 ईस्वी में। उसके बाद फिर मेजनी कहाँ आया? इटली आया, पुनः वापस आया और आकर के फिर से वही काम में लग गया। क्या? इटली के एकीकरण का प्रयास करने लगा। प्रयास किया किंतु फिर भी क्या हुआ? असफल हो गया। इस बार भी असफल हो गया और उसे पुनः पलायन करना पड़ा। पुनः क्या होना पड़ा? अपना देश छोड़कर दूसरे देश में जाना पड़ा, बसना पड़ा। समझ गए इस ये क्वेश्चन भी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि लौह एवं रक्त की नीति क्या है? लौह एवं रक्त की नीति क्या है? तो लौह एवं रक्त की नीति का प्रतिपादन कौन किया था? बिस्मार्क। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ भी आता है कि लौह एवं रक्त की नीति का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था भाई? बिस्मार्क ने किया था। इस नीति के अनुसार क्या करना था? तो सैन्य शक्ति यानी अपने देश के सेनाओं की शक्ति को बढ़ाना था और बढ़ाकर क्या काम करना था? जर्मनी का एकीकरण करना था। समझ में आया? क्या करना था? बिस्मार्क का यह सोच था कि जब हम सैन्य शक्ति को बढ़ावा देना है तो हमें क्या करना होगा? लोहे और रक्त की नीति को अपनाना होगा और लोहे और रक्त की नीति से सैन्य की शक्तियों को बढ़ा देंगे। जिसके सैन्य की शक्ति ताकतवर हो जाएंगे तब क्या करेंगे? जर्मनी का एकीकरण कर लेंगे। ये सोच किसका था? बिस्मार्क का था। क्वेश्चन समझ में आया? अगले क्वेश्चन के आंसर की तरफ चलते हैं। अगला उत्तर क्वेश्चन कहता है यूरोपीय इतिहास में किसका अर्थ? घेटो का क्या अर्थ है? यूरोपीय इतिहास में घेटो का क्या अर्थ है? तो उत्तर देखते हैं। घेटो शब्द का व्यवहार मूलतः मध्यकालीन यूरोपीय शहरों में यहूदियों के बस्ती के लिए किया गया था। यह एक शब्द है जिस शब्द का प्रयोग यहूदियों के लोग रहते थे एक बस्ती में, उनके लिए प्रयोग होता था शुरुआती दौर में। परंतु वर्तमान संदर्भ में मतलब आजकल के वर्तमान में यह विशेष धर्म, प्रजाति, जाति, समान पहचान वाले लोगों को एक साथ रहने वाले स्थान का इंगित करता है। क्या मतलब? कि इन सभी के साथ रहने वाले लोग, यानी कि शुरुआती में इसको क्या किया था? एक पहचान दिया गया था यहूदी बस्तियों के लिए, परंतु आगे चल कर के ये धर्म बन गया, जाति बन गई, है ना, प्रजाति बन गई और इसका पहचान भी होने लगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं? किन सी चीज से? शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं? तो कहता है उत्तर कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, दूसरा युद्ध खत्म होने के बाद, पूंजीवादी और राष्ट्रवादी अमेरिका एवं साम्यवादी राष्ट्र, कौन था साम्यवादी राष्ट्र? रूस के बीच में प्रत्यक्ष रूप से यानी आमने सामने नहीं लड़के, प्रत्यक्ष रूप मतलब क्या होता है? आमने सामने लड़ना, और अप्रत्यक्ष मतलब छिप कर लड़ना। तो प्रत्यक्ष रूप से युद्ध ना करके, आमने सामने कभी युद्ध नहीं करते थे लोग, ना होकर के वाक्य मतलब शब्दों के द्वारा, वाक्य के द्वारा एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। मतलब उसकी शिकायत ये, अमेरिका की शिकायत रूस, रूस की शिकायत अमेरिका, इस तरह से युद्ध चलता था, एक वाक्य युद्ध जिसे कहते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष युद्ध कभी भी हो सकता था, मतलब ऐसा सिचुएशन बना होता था, हमेशा ऐसा लगता था कि जिस तरह से अमेरिका रूस को डरा रहा है या रूस के खिलाफ बोल रहा है, वैसे ही अभी तुरंत रूस उस पर हमला कर देगा, या फिर रूस जो बोल रहा है तो अमेरिका उस पर हमला कर देगा। परंतु ऐसा कभी होता नहीं था, सिर्फ वाक्य युद्ध चलता था। समझ आया क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि फ्रांस की जुलाई 1830 की क्रांति का फ्रांस की शासन व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? फ्रांस में एक क्रांति हुआ था, कब हुआ था? जुलाई 1830 में हुआ था। उस क्रांति से शासन व्यवस्था पर क्या पड़ा? फ्रांस के शासन व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? देखिए क्या कहता है। चार्ल्स 10वीं के प्रतिक्रियावादी शासन का अंत हो गया। इस क्रांति के द्वारा, उस क्रांति का क्या देन था कि चार्ल्स 10वीं के प्रतिक्रियावादी शासन का अंत हो गया, यानी शासन खत्म हो गया उसका। और उसके खत्म होने के बाद ब्रूबो वंश के स्थान पर यानी ब्रूबो वंश का स्थान था, यानी ब्रूबो वंश शासन चलता था, उसके अंतर्गत कौन थे? चार्ल्स 10वीं थे।
उसके जगह पर दूसरे को स्थापित किया गया। आर्यलंस को वंश को सत्ता सौंप दी गई, यानी उसको शासन दिया गया। इस वंश के शासक ने उदारवादियों तथा पत्रकारों के समर्थनों से सत्ता हासिल की, अतः उसने इन्हें तरहीज दिया। जो बातें हम बता रहे हैं, कहने का मतलब फ्रांस की जब 1830 की क्रांति हुई, वो क्रांति के बाद तख्ता मतलब सत्ता बदल गया। क्या? चार्ल्स 10वीं की सत्ता खत्म हो गई, ब्रूबो वंश की सत्ता खत्म हो गई, आयरलैंड वंश की सत्ता आई, और उस सत्ता को पाने के लिए उसने क्या किया था? किसका सहायता लिया था? पत्रकारों के और उदारवादियों को सहायता लेकर के सत्ता को हासिल किया था। समझ में आया क्वेश्चन? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन है आपका ये। इन्हीं क्वेश्चनों में से बिहार बोर्ड का अगर पहला पार्ट से कोई क्वेश्चन आने वाला है तो इन्हीं 8 क्वेश्चनों में से आपको पूछा जाएगा। 100% इन्हीं 8 क्वेश्चनों में से पूछा जाएगा, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता है। लास्ट क्वेश्चन कहता है कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? बाधा मतलब रुकावटें क्या था? ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? जर्मनी के एकीकरण में बाधाएं क्या थी? उत्तर देखते हैं। जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित बाधाएं थी। निम्नलिखित मतलब हम आज नीचे देखेंगे, बहुत सारे बाधाएं थी, जिसमें से हमने 3 को लिया है, 4 को लिया है। क्या था कि जर्मनी छोटे छोटे भागों में विभाजित था, लगभग कितने? 300 राज्यों में विभाजित था। इन राज्यों में व्यापक राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं थी, यानी कि इन राज्यों में ना ठीक से राजनीतिक था, ना सामाजिक स्तर था, ना धार्मिक स्तर था। ये बिखरे हुए थे, इकट्ठा नहीं थे, एकजुटता नहीं थी इनमें। तीसरा पॉइंट कहता है राष्ट्रवाद की भावनाओं का अभाव था। लोगों में राष्ट्रवाद की भावना ही नहीं थी, देश के प्रति भावना ही नहीं थी, एकता ही नहीं था, एकजुटता ही नहीं था। और चौथा पॉइंट कहता है, सबसे बड़ी पॉइंट है, पाठ पढ़े होंगे तो पता होगा आपको भी, कि ऑस्ट्रेलिया का हस्तक्षेप। अगर सब होने के बावजूद भी बहुत सारे क्रांतिकारी आए जिन्होंने कोशिश किया कि इटली का, जर्मनी का एकीकरण कर दे, परंतु उसमें सबसे बड़ा रोड़ा, सबसे बड़ा बाधा हमारा कौन बन जाता था? ऑस्ट्रेलिया बन जाता था। बार बार ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं, किसी न किसी प्रकार से क्या करता था? जर्मनी के एकीकरण में बाधा बन जाता था। और उसके साथ साथ क्या था? मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीति। मेटरनिख का जो नीति था, जो तौर तरीका था, जो नियम नियमावली था, वो नियम नियमावली कभी भी जर्मनी को एकीकरण होने ही नहीं दिया। ठीक है, उम्मीद करते हैं इन क्वेश्चनों को समझे होंगे, और ये सभी क्वेश्चन आपका VVI क्वेश्चन था। आप फिर से एक बार देख ले, वॉच कर ले, पूरा वीडियो देखे, और पूरा वीडियो देखने के बाद ही बताएं।